नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा है आप सभी बहुत मज़े में होंगे और मित्रता दिवस की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। स्वागत है आपका कमल जी के क्लासेस में। जैसे कि आपको पता है, हम परसेंटेज का सीरीज़ चला रहे थे और उस परसेंटेज के सीरीज़ में हमने 2 वीडियो पहले कर चुके हैं। जो नहीं देखे हैं वो जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। आज हम उसका तीसरा पार्ट करने वाले हैं। ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, लंबा होता है वीडियो तो कुछ क्वेश्चन करके छोड़ देते हैं, ठीक है। वैसे हम कोई ख़ास यूट्यूबर तो है नहीं जो आपके लिए इतना अच्छा एडिट वीडियो करके दें। बस थोड़ा बहुत ज्ञान है जो अपने परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं। ठीक है, फिर देर ना करते हुए चलते हैं आज के क्वेश्चन पे। आज हमारा परसेंटेज का थर्ड पार्ट है जो आधारित है क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न तथा आय और व्यय पर आधारित प्रश्न। कोई ख़ास नहीं है। कल हमने सक्सेसिव केस का वो सक्सेसिव केस वाले जो क्वेश्चन देखा था उसी पे आधारित है, क्षेत्रफल पे आधारित जो क्वेश्चन होता है, ठीक है। कुछ भी देरी ना करते हुए आज चलो वही क्वेश्चन देखते हैं। तो मैं वो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले, वो प्रश्न चालू करने से पहले आपको कल की कुछ चीज़ रिमाइंड करवा देता हूँ जो हमने कल कर रखा था, ठीक है। देखते हैं फिर। ये हमने कल क्या करके रखा था। जैसे कि अपन कल बोलते थे किसी भी चीज़ में 50% की वृद्धि या किसी के आय में कुछ भी में हुआ 50% की वृद्धि हुई और फिर से उसमें 50% की वृद्धि हुई, तो ऐसा क्वेश्चन अपन कैसे करते थे। जैसे कल क्या हुआ था, 20% की मान लो वृद्धि होती है तो अपन क्या करते थे, एक बार 20% की वृद्धि होती थी, फिर से 20% की वृद्धि होती थी। अपन करते थे इसको 20 को लिखते थे 1/5। वो तो जग सत्य है कि 1/5 ही होता है। पहले बार में 20% की वृद्धि तो कितना लिखते थे, 5 से 6, इतना ही लिखते थे। दूसरे बार में 20% की कमी, तब क्या लिखते थे, 5 से क्या हो जाता था, 4। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते थे एक्चुअल निकालने के लिए, मतलब परिणामी इसमें वृद्धि हुई या कमी वो निकालने के लिए मल्टीप्लाई कर देते थे। तो 5 पंचे 25 और 6 चौके 24। इसमें कितने का कमी हो रहा था, ये देखो 1 की कमी हो रही किसमें, 25 में। तो परसेंटेज में 4% की क्या हो रही है, कमी हो रही है। यही तो निकालते थे कल। यही होता है सक्सेसिव केस। लेकिन यही मेथड अगर आपको क्षेत्रफल या फिर आयतन वाले क्वेश्चन में मिले, जैसे कि वर्ग के भुजा में वृद्धि, आयत के भुजा में वृद्धि, वृत्त के क्षेत्रफल में वृद्धि, किसी और के क्षेत्रफल में वृद्धि, किसी और के आयतन में वृद्धि, तब ये केस जो है लगता तो सही है लेकिन इसको सही आंसर नहीं लिया जाता। इसके लिए एक और फॉर्मूला होता है। जैसे कि हमने ये किया 20% की वृद्धि, उसके बाद 20% की कमी, तो इसके लिए एक और फार्मूला होता है। उसी फार्मूला पे आज डिस्कस करेंगे। और जो क्षेत्रफल और आयतन के लिए जो आता है, तो हम अभी जो फार्मूला बताएंगे वही यूज़ किया जाता है। चलो देखते हैं फार्मूला क्या है। अगर 20% की वृद्धि होती है, 20% की क्या हो जाती है, वृद्धि, और फिर से 20% की क्या होती है, ये इंक्रीज़ है, और फिर से 20% की इंक्रीज़ हो जाती है, दोनों वृद्धि होती है, ये इंक्रीज़ है। तब इनके लिए फार्मूला क्या होता है, ये 2 बार 20% और 20% की वृद्धि है उसी में। तो मान लो एक को मैं मानूँ ए, इस वाले 20 को क्या मानूँ, ए, इसको मानूँ मैं बी। तब फार्मूला अपन क्या यूज़ करते हैं, ए, परसेंट भी लिखते हैं लेकिन छोड़ो, मैं परसेंट नहीं लिख रहा हूँ, आखिरी में परसेंटेज का क्वेश्चन है तो परसेंटेज लगाना ही पड़ता है। ए प्लस बी प्लस ये होता है जी ए इंटू बी, और अपॉन में क्या हो जाता है, 100। ये हमारा क्या हो जाता है, एक फार्मूला हो जाता है। ये मतलब अगर वृद्धि हो रही तो मैं ए को भी वृद्धि बोल रहा हूँ, बी को भी वृद्धि, क्योंकि यह 20% की वृद्धि, यहाँ पर भी 20% की वृद्धि। तो वृद्धि प्लस वृद्धि गुणित वृद्धि, मतलब जितना भी परसेंट दिया रहेगा तो वृद्धि के लिए हमेशा प्लस यूज़ करेंगे। अगर ए ओनली वृद्धि होता और ये क्या हो जाता है, ये अगर वृद्धि ना होकर
डिक्रीज़ हो जाता, कमी होता, तब क्या करते हैं, एक 20% की वृद्धि तो वो 20% प्लस में रहेगा, लेकिन यहाँ पर कमी होता वो क्या हो जाता, -b हो जाता। ठीक है, यहाँ पर भी -b हो जाता। समझ गए होंगे, वृद्धि के लिए सभी पॉजिटिव में होगा, कमी के लिए नेगेटिव में होगा। एक वृद्धि एक कमी तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा। ठीक है, तो चलो वही क्वेश्चन आगे करते हैं, अपन देख लेते हैं अगर इसमें कैसा, अगर इसमें बनाने का होता तो कैसे बनाते। मान लो 20% की वृद्धि हो रही है और 20% की और वृद्धि हो रही है, इस फॉर्मूला में लगाएंगे तो चलो देख लेते हैं। a = 20% है, दोनों वृद्धि के लिए बना रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर से 20% की क्या वृद्धि प्लस, अब क्या होता था 20 × 20 और पूरे का बटा कितना होता था बेटा 100। ठीक है, तो टोटल कितने की वृद्धि देख लेते हैं जी, कितने की वृद्धि। यहाँ से एक 0 से ये 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल, ये 20 और 20 हो गया कितना 40 हुआ, ये 20 और 20, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 × 2 कितना बचा 4, ये टोटल हो जाएगा आपका 44% की वृद्धि। मतलब टोटल इंक्रीजिंग क्या हुई है, 44% की कुल में वृद्धि हुई है, जो परिणामी वृद्धि है। इसी क्वेश्चन को, इसी फॉर्मूला का यूज़ करके हम क्षेत्रफल और आयतन पर जो आधारित क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। आई होप आप सभी समझ गए होंगे। अब सीधे क्वेश्चन पे ही आते हैं। चलो, तो जैसा कि आज का क्वेश्चन है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। ठीक है, एक और चीज़ बताना चाहता हूँ मैं, एक और चीज़ लिख लेते हैं। देखो, क्षेत्रफल क्या होता है जी, तो क्षेत्रफल 2 विमा की होती है। ठीक है, क्षेत्रफल की विमा 2 होती है, लंबाई और चौड़ाई ही तो होती है क्षेत्रफल में, बस ऊंचाई होती है क्या, नहीं होती है। तो इसमें ओनली a और b होगा, केवल एक ही बार में सक्सेसिव केस लगेगा। लेकिन आयतन जब होता है तब, आयतन जब होता है तब क्या करते हैं अपन, आयतन की बेटा 3 विमाएँ होती हैं। आयतन की कितनी विमाएँ होती हैं, 3 विमाएँ होती हैं। तो उसमें 2 बार सक्सेसिव केस लगेगा। एक बार 2 ठने वृद्धि, अगर वृद्धि पूछा जाए तो वृद्धि और वृद्धि लगाना, फिर उसका जो एक्चुअल आंसर आ जाता है उसमें फिर से और सक्सेसिव केस लगाना, जो आपका एक्चुअल आंसर आएगा और एक ठने जो बचा रहेगा उसके साथ। खैर वो क्वेश्चन करके देख लेंगे अपन, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो चलो क्वेश्चन आज का आगे करते हैं। ठीक है, क्षेत्रफल वाले में क्या, केवल एक ही बार में आंसर आएगा, एक ही बार में आ जाएगा आंसर, और आयतन वाले में बेटा 2 बार करना पड़ेगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो, अब यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। बात वही आई क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल के लिए ज़्यादा कुछ नहीं भाई, क्षेत्रफल के लिए केवल एक ही बार करेंगे। तो जैसे कि मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ पहले, तो बाद में और नहीं लिखूँगा। a प्लस क्या होता है b प्लस a × b अपॉन कितना होता है जी 100, यही होता है। अब यहाँ पर हमारा क्या है, त्रिज्या में 50% की वृद्धि होती है ना, πr² होता है उनका फॉर्मूला, तो उसमें हमें r² तो 2 बार है, तो 2 बार वृद्धि होती। अब त्रिज्या में वृद्धि होगी तो 2 बार 50 × 50 ही ना होगी, तो इसके लिए फॉर्मूला a के लिए भी 50 है, b के लिए भी 50 है। आइए वही रख देते हैं। एक बार वृद्धि कितना 50, दोनों वृद्धि है तो दोनों क्या हो जाएगा बेटा प्लस में रहेगा, 50 + 50 प्लस 50 × 50 और बटा 100। ठीक है, यहाँ पर एक 0 से एक 0 कैंसिल, ऊपर वाले 0 से ये 0 कैंसिल, यहाँ पर 50 और 50 हुआ कितना आपका 100, और यहाँ पर कितना हुआ 5 × 5 = 25। तो एक्चुअल वृद्धि, परिणामी वृद्धि उसके क्षेत्रफल में कितनी होंगी जी, तो 125% की होंगी।
सबका सेम होता है। क्षेत्रफल निकालने को बोला तो बस आपको एक ही फॉर्मूला लगाना है, कौन सा, a प्लस बी और a माइनस बी। हम आप पिछला कैसे करते थे, जैसे 50 का होता है 1/2, 50 का होता है कितना 1/2, पहले जैसे करते थे 2 से 3 या 2 से 3 कर दें बेटा, ये हमारा गलत हो जाता, इसमें आंसर गलत हो जाता है। ये 2 दूनी 4 आता और ये कितना होता 3 दूनी 6, कितनी 1/2 50% की वृद्धि आंसर आता, तो ये आपका गलत हो जाता। ऐसा नहीं लगाना है जब भी क्षेत्रफल का कोई सा भी केस आ जाए, ठीक है। आपको केवल यही वाला फॉर्मूला ही यूज़ करना है। आगे देख लेते हैं अब क्वेश्चन क्या है। यदि एक गोलक की त्रिज्या 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब आयतन की बात है तो 2 बार इसमें क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। अब मुझे फॉर्मूला लिखने की शायद ज़रूरत नहीं, मैं सीधा करता हूँ। एक चलो आपकी सहूलियत के अगर लिखना भी हो तो मैं लिख देता हूँ एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला हो जाता है आपका a प्लस बी प्लस a गुणित b बटा ये 100, ठीक है। तो इसमें पहला फर्स्ट टाइम क्या हो जाएगा, 50 की वृद्धि हो रही है प्लस 50 प्लस 50 गुना 50 बटा 100, ठीक है। अब यहाँ से ये तो इससे पहले यही क्वेश्चन किए थे, ये हो जाएगा बेटा आपका 100 और ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा आपका 25, 5 पंचे 25। परिणामी वृद्धि कितना निकल के आया बेटा, 25, 125। लेकिन आयतन पूछा है, तो आयतन पूछा है तो अभी केवल 2 ही जगह का निकला है, जबकि आयतन में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों चीज़ होती है। अभी तो हमने 2 ही का सक्सेसिव निकाल रहा है, एक का और बचा है, तो आयतन में फिर से करेंगे। अब एक की वैल्यू हमें क्या प्राप्त हुई है जी, एक की वैल्यू हमें प्राप्त हुई है 125 और एक ठने और क्या है, सभी में ना लंबाई में भी, ऊंचाई में भी, चौड़ाई में भी। अगर आयतन की बात होती है तो सब में ऊंचाई होती है, लंबाई होती है, चौड़ाई होती है। तो 50% की और वृद्धि करना है, बस इनको एक बार और सक्सेसिव केस लगा देना इसमें। चलो वो लगा के देखते हैं, एक बार और सक्सेसिव केस लगाते हैं, इसमें करते हैं। अब फिर से यही फॉर्मूला रहेगा a प्लस बी प्लस a इंटू बी अपॉन 100, लेकिन यहाँ पर a अब 125 है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 125 प्लस, अब कितना एक ठने और बचा था वो 50 प्लस 125 गुना 50 बटा 100। थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, ये छोटा हो रहा है तो लिख नहीं पा रहा, ये 50, ठीक है। अभी इसको अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 125 और 50 कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा जी आपका 175, ठीक है। प्लस यहाँ पर 50 एकम 50 और 50 दूनी 100 और कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। और 125 को अगर मैं 2 से भाग दूँ तो कितना आएगा जी, तो 62.5 आएगा। करके देख लेना आप लोग, वैसे ये छोटी सी कैलकुलेशन है, 62.5 आ जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 175 और 62 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 0.5 तो पीछे आएगा ही, और 5 और 2 7 सॉरी, और 6 6 12 और 1 13 का 3 कैरी किया 1, यहाँ पर बचेगा 1 और 1 2, तो ये आ जाएगा कितना 237.5% आपका इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसमें हमने कुछ नहीं किया, बस हमने 2 बार क्या लगा दिया है, सक्सेसिव केस लगा दिया, और ज़्यादा कुछ किया नहीं है, ठीक है बेटा। आगे क्वेश्चन करते हैं। अब वो वाला आयतन और क्षेत्रफल का सब क्वेश्चन सेम बनता है, आप लोग खुद से कर लेंगे। क्षेत्रफल होगा तो 2 बार सक्सेसिव केस लगाना है,
आयतन हो जाता है तो 3 बार सक्सेसिव केस लगाना है। अब देखो ये आय और व्यय पर आधारित प्रतिशत के जो प्रश्न होते हैं वो इस टाइप के आते हैं। एक आदमी अपनी आय का 24% मकान के किराए पर तथा 62% अपने परिवार पर व्यय करता है। परिवार है तो व्यय करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, तो टोटल आय होती है, किसी की भी आय होती है वो कितनी होती है अपने आप में 100% होती है। कितनी होती है 100%। उसमें से 24% तो उसने किराया दे दिया। मान लो मैं आय को बोलता हूँ तो वो सबका 100% ही होती है, अपने आप में सब 100% ही होता है। और उसने 24% क्या दे दिया, किराया दे दिया, मकान का किराया दे दिया। और प्लस 62% क्या हो गया, अपने परिवार पर, वही परिवार चलाने तो राशन पानी के खर्चे लगते हैं, परिवार पर कितना खर्च कर दिया 62%। अगर मैं टोटल मानूं तो टोटल कितना खर्च किया उसने, तो 100% में अगर मैं ये कितना हो जाता है जी 62 और 24 हो जाएगा 6 2 8 86% हो जाएगा। तो टोटल उसने कितना खर्च कर लिया, अपने आय का 86% खर्च कर लिया। बचा कितना 14%। कितना बचा है 14% बचा हुआ है। लेकिन क्वेश्चन ने क्या बोला, यदि उसकी बचत 6300 रुपये है, हमारे पास कितना बचा लेकिन परसेंटेज में 14%, और क्वेश्चन के हिसाब से वो कितना है जी 63% है, ठीक है। 63%, सॉरी 6300, 6300 रुपये। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा जी, यहाँ पर 1% बराबर कितना हो जाएगा, तो 14 को इस पर वो नीचे आ जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, 1% बराबर हो जाएगा बेटा आपका क्या 6300 बटा 14 हो जाएगा। अगर मैं डिवाइड करूँ इनको तो 1% बराबर निकल जाएगा, कितना 1% बराबर निकल जाएगा आपको 14 चौके 56, और फिर बचेगा 63 में 56 7, 14 पंचे 70 और 0 का 0, तो कितना आएगा 1% बराबर 4500। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, तो 100 का गुना हो जाएगा जी 100% बराबर। तो 100 का गुना करने से कोई क्या होगा, बस 2 0 पीछे बढ़ जाएगा। तो टोटल इसका इनकम हो जाएगा 45,000 रुपये, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, समझ में आ गया होगा, कोई बड़ी क्वेश्चन नहीं है। 100% सबकी आय होती है, 24% किराया देता है, 62% परिवार पर खर्च करता है, टोटल 86% तो वो खर्च कर देता है, बचाता कितना है 14%। लेकिन क्वेश्चन ने बोला है 14% के बराबर कितना रुपया दिया हुआ है क्वेश्चन ने, तो क्वेश्चन ने दिया हुआ है आपका 6300 रुपये। अब 6300 रुपये, तो ये 14% बराबर 6300 रुपये, 1% बराबर भाग दे दूंगा मैं, तो भाग देने पर कितना आएगा 450 रुपये, 1% बराबर, तो 100% बराबर 45,000 रुपये आ जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये राम के पास जितने पैसे थे उसका 22.22% श्याम को शेष का। अब देखो ये पूरे का नहीं दे रहा है, अब शेष का दे रहा है, मतलब 22.22% उसने घटा दिया। मान लो 22% घटा दिया तो उसके पास बचा कितना है 78%। अब 78% का 25%, कहने का मतलब क्या है 78% का 25%, ठीक है। शेष का अभी पूरा का पूरा अपने आय से नहीं दे रहा है, उस शेष का 25%, और उसके बाद वो जो खाने पे खर्च होता है उसके बाद जो बच जाता है उसका 14%, ठीक है। तो ये पहले से थोड़ा सा भिन्न है। ये वाला केस है शेष जब बचते रहता है, तो शेष बचते रहता है तो इसमें एक तरीके है, ज़्यादा कुछ है नहीं उस भी तरीके में, आप पहले से भी जानते हैं उसको। चलो करते हैं। 22.22%, 22.22%, ये कितना होता है जी, सॉरी ये आपका कितना होता है 22.22% हो जाएगा आपका 2/9। कितना हो जाएगा 2/9। अरे यार ये ढंग से चल भी नहीं रहा है, 2/9।
और 25%, 25% का तो सबको पता है 25% कितना होता है। 25% होता है आपका 1/4। कितना? 1/4। और 14.28% का मतलब होता है, मैंने ये क्वेश्चन सबसे पहले क्लास में कराया हुआ है ना, ये कैसे निकालते हैं, वो होता है आपका 14 से 2/7, तो ये होता है 1/7%। कितना होता है जी? 1/7%। अच्छा, ये किसके बराबर होता है वो तो लिखना है। 14.28% बराबर 1/7 होता है। अब क्या किया उसने, राम के पास जितने पैसे थे, ठीक है, 22.22% श्याम को दे दिया। 22.22% श्याम को, मतलब 9 रुपये था, 2 रुपये श्याम को दे दिया। चलो ये मैं दूसरे कलर ले लेता हूँ इसको बताने के लिए आपको, ये रेड कलर ले लेते हैं अपन, ठीक है। पहले कितना था जी उनके पास? 9 रुपये था, 2 रुपया श्याम को दे दिया, बचा कितना? 7 रुपये ही तो बचा। शेष वाला क्वेश्चन चलता है तो उसमें ऐसे ही चलता है। अब 25% खाने पर 4 रुपये था, मान लो 1 रुपया खाने पे खर्च कर दिया, बचा कितना? तो ये बचा आपका 3%। 7 रुपया बचा, उसके बाद 7 रुपये का 1 रुपया खर्च कर दिया, कितना बचा उसके पास? ये 6 रुपये। ये आपका हो गया, एक क्वेश्चन निकल के आ गया। इनको अगर यहीं से करता है तो यहीं से काट दो, 7 इससे चला जाएगा, 7 से चला जाएगा, ये 3 एकम 3 और 3 एकम 3 और ये हो जाएगा बेटा 3 तिया 9। अब ये 3 एकम 3 और ये हो जाएगा 3 दूने 6। अब ये भी चला जाएगा, 2 एकम 2 और 2 दूने 4। तो आखिरी में क्या आएगा? 2 और 1। कितना आया? 2 और 1। मतलब श्याम के पास प्रारंभ में 2 रुपये थे, ये रेशियो है बेटा, एक्चुअल में 2 रुपये थे। खर्च करने के बाद बचा कितना उसके पास? 1 रुपया। लेकिन क्वेश्चन ने क्या बोला है? 1 रुपया नहीं, कितना बचता है जी? 4100। तो 1 रेशियो बराबर 4100, तो 2 रेशियो बराबर 41 का डबल हो जाएगा भाई। 41 का डबल कितना हो जाएगा? 82 हो जाएगा। आपका कितना हो जाएगा? 8200 रुपये हो जाएगा, ठीक है। ये चल नहीं रहा है, आप समझते हैं, वैसे थोड़ा सा मैनेज करके चलेंगे। ये आपका 8200 आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपका आंसर क्या आया बेटा? 8200 आपका आंसर हो के आ गया, ठीक है। चलो आइए अब आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। समझ आ गया होगा, अगर समझ नहीं आता तो एक बार कमेंट कर देना, मैं आपको फिर से हो सकता है तो बताता हूँ कोशिश। वैसे समझ तो आ जाना चाहिए, ज़्यादा कुछ है नहीं क्वेश्चन में, शेष होता है बस। सभी जितना भी परसेंटेज दिया रहता है उसका हमें क्या निकालना होता है? सबसे पहले तो रेशियो निकालना होता है। अब जो नीचे में रहता है वो उनका एक्चुअल आय होता है, आय या उसके पास के पैसे होते हैं। ऊपर में जो दिया रहता है वो बचत होता है या खर्च होता है। तो इसमें तो खर्च ही दिया है, श्याम को दे देता है, खाने पे खर्च होता है 14.28%, यातायात पे खर्च होता है। 9 रुपये था, 2 रुपये खर्च हो गया, 7 बचा। खाने पे 4 रुपये था, 1 रुपये खर्च कर दिया, खाने पे 3 रुपये बचा। यातायात में 7 रुपये था, 6 रुपये बचा। तो जब मैं सभी का सक्सेसिव निकालूंगा, इक्वेशन सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा? ये तो 3 से 3 तिया 9, ये कट जाएगा। अब ये 3 और 3 दूनी 6, ये कट जाएगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये कट जाएगा। और 7 के 7 कट जाएगा। इधर बचा 2 और इधर बचा 1, तो आया 2:1। इधर जो बचता है पीछे में, 1 मिनट, इधर जो बचता है पीछे में इस वाले में, वो होता है आपका बचत, शेष का पैसा। और इधर जो होता है वो होता है आपका प्रारंभ का पैसा। तो यहाँ पर क्वेश्चन ने बोला है 1 नहीं बचता है, 4100 बचता है। तो पैसा भी कितना, 2 नहीं था, कितना था? 8200 रुपये था। आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं। ए अपने मासिक वेतन का 20% बचाता है। चलो 20% बचाता है, सबसे पहले हमें कुछ नहीं दिखा, 20% बचाता है वही दिखा। तो हमने क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू किया। 20%, सबसे पहले क्या लिखते हैं अपन? 20%।
20% बराबर क्या होता है? 20% बराबर ये 20 है। मैं इसको फिर से लिख दूँ क्या? ये छोड़ो यार, आज ये बहुत प्रॉब्लम कर रहा है। पेन ये लिख किया 20% बराबर 1/5 होता है। तो एक चीज़ यहाँ पर ध्यान से सुनना, आपका जो 5 है जो नीचे में रहेगा, हर में रहेगा, वो हमेशा आपका आय होगा या आपके पास जितना भी पैसा रहेगा वो होगा, ये आपका हमेशा इनकम होगा। और जो ऊपर में है, जो हर में है, वो या तो आपका एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा होगा या तो आपका सेविंग होगा। दोनों में से कोई सी भी एक चीज़ होगी। मतलब अगर मैं परसेंटेज में कुछ भी दे दूं आपको, जैसा कि 20%, 25%, तो उसका आपको रेशियो निकाल लेना है। और जो नीचे में आएगा यहाँ पे वो आपका इनकम होगा या आपके पास के पैसे होंगे। ऊपर में जो आएगा वो यहाँ पर क्या दिया है, मासिक वेतन का 20% बचाता है, तो यहाँ पर सेविंग दिया है। अगर कहीं पर यही 20% खर्च करता है तो ये आपका खर्च हो जाएगा। ठीक है, तो 5 रुपये आया था, 1 रुपया खर्च हो गया। यहाँ पर 5 रुपये आए हैं तो 1 रुपया बचाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन बहुत ईजी हो गया। चलो अब क्वेश्चन आगे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आगे है क्या, देखो, मान लो उसकी आय कितनी है, 5 रुपये की इनकम है। उनकी इनकम कितनी है, 5 रुपये की है। सेविंग कितना करता है, तो इनकम में मैं सेविंग घटा दूंगा। सेविंग करता है जी वो 1 रुपये का। ठीक है, तो खर्च कितना करता होगा, 5 रुपये कमाता है, 1 रुपये बस बचाता है। तो जाहिर सी बात है, जब मैं इनकम में सेविंग घटा दूंगा तो क्या आएगा, खर्च आएगा। तो अगर 5 रुपये कमाता है, 1 रुपया बस बचाता है, तो 4 रुपये क्या कर देता है, खर्च कर देता है। या तो आप ऐसे भी लिख सकते हो या इनको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। तो कितना रुपये खर्च करता है, 4 रुपया खर्च करता है। लेकिन क्वेश्चन ने क्या बोला है, उनका मासिक व्यय 6,000 रुपये। हमने निकाला क्या, 4,000, लेकिन क्वेश्चन ने क्या बोला है जी, 6,000 रुपये। कितना है, 6,000 रुपये। कितना गुना ज़्यादा, तो ये हो जाएगा 15 चौके 60, तो ये हो जाएगा आपका 1500 गुना ज़्यादा। कितना गुना ज़्यादा हो जाएगा, 1500 गुना ज़्यादा हो जाएगा 4 से। तो इनका जो सेविंग है वो भी कितना गुना ज़्यादा जी, ये भी आपका कितना गुना ज़्यादा, 1500 गुना ज़्यादा। ठीक है, तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, सेविंग 1500 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं बोलूँ इनका इनकम कितना था, तो ये भी 1500 गुना ज़्यादा हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 15 पंचे 75, तो 7,500 इनका क्या आ जाएगा, टोटल इनकम आ जाएगा। हमें पूछा है क्या, मासिक बचत बताइए, सेविंग पूछा है, तो ये 1500 का सेविंग आ जाएगा। समझ गए होंगे। ठीक है, अब बेटा आगे का क्वेश्चन कल करते हैं। इतना समझ गए होंगे आप, उम्मीद करता हूँ कि ये छोटी छोटी चीज़ें आप समझ ज़रूर गए होंगे। तो ठीक है, आगे क्वेश्चन कल मिलते हैं, पार्ट 4 में रहेगा। इसी का आय एवं व्यय पर आधारित ही रहेगा, इसी का ही पार्ट 4 रहेगा। ठीक है, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।